अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं ज़ीशान रेला, आपका दोस्त और आपका होस्ट फ्रॉम इजी सॉल्यूशंस। और जैसे कि हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड ग्लोबल ई कॉमर्स के टॉपिक्स के ऊपर, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि मैं समझता हूं कि किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या किसी भी मैंने ब्लॉग के ऊपर उसको टच होते नहीं देखा। वो ये टॉपिक है कि हम लोग फिजिकली मार्केट को कैसे जो है, फिजिकल मार्केट के जो गुरुज बैठे हुए हैं पिछले 20-25 सालों से बिजनेस कर रहे हैं हमारी होलसेल मार्केट्स के अंदर, हमारी रिटेल मार्केट्स के अंदर, उनको कैसे हम जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ लेके आएँ और उनको इनकरेज करें कि वो ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ और लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरफ जो है वो आएँ और अपने बिजनेसेस को जो है वो स्टेबल भी कर सकते हैं, जो कि क्राइसिस आया हुआ है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, और फर्दर उसको ग्रो भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त। मेरे ये बैचमेट भी हैं बीएससी के, एंड देन हम लोगों ने एमबीए भी इकट्ठे किया। और ये जो है वो पिछले 20-25 साल से जो लाहौर की सर्जिकल एंड डिस्पोजेबल होलसेल मार्केट है उसमें ये जो है वो अपनी इनकी 4 से 5 शॉप्स हैं, वहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं। और आए इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू दिस प्रोग्राम। यू वेलकम। तो अच्छा अब्दुल वहाब, आप ये बताइए कि आप, जैसे मैंने बताया कि 15-20 साल से या 25 साल से जो है इस सर्जिकल मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें अपने बिजनेस को। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेसिकली ट्रेडिंग है। वी आर ट्रेडर्स। हम इम्पोर्टर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। ठीक है। और एक्चुअली जो मेन हमारा फोकस होता है वो यही है कि हमने प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना है एट अ बेस्ट रेट और उसको प्रोवाइड करना है। इन द रिसेंट ईयर्स अगर आप आज से 10 साल पहले बात करें, मार्केट के ट्रेंड्स बहुत डिफरेंट थे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है उसके साथ साथ मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग अपने ई कॉमर्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अभी एक ग्लोबल विलेज है। ठीक है। आप किसी भी शहर में बैठ के आप ऑनलाइन सर्च करें एंड यू गेट द प्रोडक्ट। तो बेसिकली इसके अंदर स्पेशली इन कोविड चीजें बहुत तेजी से चेंज हुई, ट्रेंड्स बहुत तेजी से चेंज हुए, मार्केट्स चेंज हुई है। अब मार्केट्स की जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं रहे जो आज से 10 साल पहले हैं। तो वी हैव टू ग्रो विद द मार्केट। ऑलराइट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि हमारी भी ऑफ द स्क्रीन बात हो रही थी कि जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, डॉलर रेट बहुत इंक्रीज कर गया हुआ है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जी इम्पोर्ट कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अभी मुझे बताइए कि अभी करंट मार्केट के जो हालात हैं, जो शॉप्स हैं, वो किस तरह के जो क्राइसिस को फेस कर रहे हैं देखिए, एट राइट नाउ। प्रेजेंट जो सबसे बड़ा इशू हमें आ रहा है वो सबसे बड़ा इशू है इंपोर्ट का। बिकॉज हमारी मेन प्रोडक्ट जो है वो डिस्पोजेबल सर्जिकल है, एंड 90% ऑफ द प्रोडक्ट डिस्पोजेबल सर्जिकल की वो इम्पोर्टेड है। उसमें मेन मार्केट प्लेयर्स दो हैं सबसे बड़े, इंडिया एंड चाइना। कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमारी इंडिया से इतनी ट्रेड नहीं है, लेकिन चाइना से हमारी मेजर जो ट्रेड है वो हम चाइना से करते हैं, और हमारी सारी ट्रेड होती है डॉलर्स में। तो अगर डॉलर इफेक्ट होता है, डॉलर शॉर्टेज होती है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आती है, तो सबसे बड़ा इशू आता ही हमारी प्रोडक्ट पे है। ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे जो पास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंगली हमारा जो रेवेन्यू है वो बहुत डिक्लाइनिंग पोजीशन में है। बेसिकली डिक्लाइन तो होना है, क्योंकि देखें एक मार्केट है ना, उसमें डिमांड सप्लाई है। जब आपकी चीज शॉर्टेज में जाएगी तो डेफिनेटली उसका रेट इंक्रीज होगा, एंड जब रेट इंक्रीज होगा तो डिमांड सप्लाई के चेन के हिसाब से आप देखेंगे तो उसकी सेल कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें आप जितने, आप तो उदाहरण, कितनी शॉप्स हैं लोहारी मार्केट में? मेरी कुछ 3 शॉप्स हैं। आपकी 3 शॉप्स हैं, लेकिन ओवरऑल आपके पास कोई एसोसिएशन है जिसके पास पूरी कैलकुलेशन है लोहारी मार्केट में कि कितनी शॉप्स हैं और कितना रेवेन्यू उस लोहारी मार्केट से जनरेट हो रहा है? देखिए, इसका ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, आपको पता है। कैश की जितनी ट्रेड होती है वो डॉक्यूमेंट नहीं होती, ना कोई शो करता है। ठीक है। बेसिकली ये जो सारी जो मार्केट की सेल्स है ये हिडन सेल्स होती हैं, आपको ओपनली नजर नहीं आएंगी। ओपनली सेल्स हमारी वो आती हैं जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं, जहां से आपकी पेमेंट्स पे टैक्स डिडक्शन होती है, वहां पे होती है। अराउंड द वर्ल्ड जहां पे भी आप कैश सेल करते हैं उसका रिकॉर्ड उस तरह से मेंटेन नहीं होता या शो नहीं होता, जिस तरह एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी रिकॉर्ड है। लेकिन हमें कोई, हमारे पास एस्टिमेशंस तो होंगी डेफिनेटली कि हमारी ये जो सर्जिकल एंड डिस्पोजेबल होलसेल की मार्केट है ये 1 बिलियन की मार्केट है, या देखिए अब इसमें ना 2 इश्यूज है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ताकि जब हम इसको, हमारी कंट्री में हमेशा से एक इशू रहा है कि हमारी 2 तरह की इंपोर्ट होती है। एक तो होती है थ्रू प्रॉपर चैनल, जिसमें आप कस्टम क्लियरेंस
और सब कुछ करते हैं। एक दूसरी होती है थ्रू वाया ईरान कर लेते हैं या वाया अफगानिस्तान कर लेते हैं, वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। तो उस सेल को आप कभी भी केटर नहीं कर सकते, तो एग्जैक्ट फिगर आप कभी नहीं निकाल सकते। आप ठीक है। मेजरली हाँ, अगर आपने फिगर्स निकालनी है, आप बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के टेंडर देख लें, ठीक है, उसमें आपको एक रफ एस्टिमेट आता है, क्योंकि सबसे बड़ा बायर वही है। ठीक है। सबसे बड़ा बायर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, ठीक जिसमें बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन जो मार्केट की, जिस तरह छोटे शहरों में, गांव कस्बों के अंदर जो आपकी सेल्स आती हैं, वो किसी सूरत भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप माशाल्लाह से आप कितने सालों से जो है वो इसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं लोहारी में, और 3 से 4 आपकी शॉप्स भी हैं। तो आपने अपने नियर बाय जो भी आपकी मार्केट्स हैं, कितने लोग ऐसे देखे हैं जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन की तरफ ले जा चुके हैं? डेफिनेटली इस वक्त ट्रेंड ही ये है मेनली, क्योंकि ये शॉपकीपर्स एक प्रोसेस है, इंटीग्रेशन होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जी। कुछ लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जाते हैं जो होलसेल से रिटेल्स में जा रहे हैं, कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहे हैं जिन्होंने फैक्ट्री से अपनी इंपोर्ट स्टार्ट कर ली है। यस। ठीक है, अब मेजरली ये है आहिस्ता आहिस्ता विद चेंजिंग टाइम्स, अब क्या होता है, पहले जो इंपोर्टर है वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अपना नाम लिस्ट करता है, उसके बाद सेकेंडली स्टार्ट किया लोगों ने फेसबुक पेजेस से, अब लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बना ली है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स लोगों ने बना ली है, ऑनलाइन सेल्स का आ रहे हैं। आपको पता है आजकल फार्मेसी भी, ऑनलाइन फार्मेसीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके थ्रू भी काफी सेलिंग हो रही है, क्योंकि जो ओवर द काउंटर आइटम है, जो हाउस होल्ड आइटम्स है, ठीक है, वो आप इजीली ऑनलाइन एक्सेस करके एक अच्छे रेट पे आप उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आपने अमेज़न, वॉलमार्ट का नाम तो सुना होगा? बिल्कुल। डेफ़िनेटली। और आपने कोई सुना है कि आपकी मार्केट से कोई जो है आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्जिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको अमेज़न के ऊपर जो है वो उस मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर रहे हैं इंटरनेशनली? इंटरनेशनली हमारी प्रोडक्ट्स, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, वो तो सियालकोट की सर्जिकल आइटम्स हैं, और वो डिस्पोजेबल नहीं होती, वो रीयूजेबल आइटम्स होती हैं, वो डेफिनेटली मार्केट होती है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई इतने बड़े लेवल पे उसको मार्केट कर रहा है अमेजोन पे। क्यों? उसकी मेजर रीजन है कि यहाँ पे लोगों ने उस तरह के स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए हुए जो इंटरनेशनल मार्केट में आपको इसके लिए करना पड़ता है। क्योंकि जब आप अमेजोन पे जाते हैं, किसी अमेरिका या यूरोप की किसी कंट्री में आप करते हैं, तो ये मेडिकल इक्विपमेंट है, इसके लिए स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। हाँ, इन द अदर केस अगर आप देखें, चाइनीज प्लेयर्स एंड इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि उनके पास अपनी ये लोकल मार्केट है एग्जैक्टली। इन सारी चीजों की, इंडिया इसको बहुत बड़ा प्लेयर है सर्जिकल के अंदर एंड मेडिसिन के अंदर, तो वो लोग ये गेम प्ले कर रहे हैं। अगर हमें भी कोई करना पड़ेगा अमेजोन पे, तो हमारी मेन प्रोक्योरमेंट होगी फ्रॉम चाइना। हाँ, अगर आप सियालकोट वाली प्रोडक्ट्स में जाए, नो डाउट हमारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं कि वो उनके ऊपर जो है आपको जर्मन स्टैंडर्ड्स एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और इवन अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्ट आप बनाते हैं, एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से, बिल्कुल। हाँ, उसके ऊपर वर्किंग की जाए तो एग्जैक्टली आप उधर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए सर्टिफिकेशंस और बहुत सारे लाइसेंसिंग जो है वो इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि और देखिए, रिक्वायर्ड होंगे अमेजोन के प्लेटफॉर्म के आप ऊपर। बेसिकली देखें ना, चाइनीज जितनी कंपनीज हैं, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन लोगों ने सबने सर्टिफिकेशंस ली हुई है, FDAC सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफिकेशन, इवन इंडिया ने ली हुई है। हमारी कंट्री में ये ट्रेंड अभी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। जैसे हम मेडिकल फील्ड में एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की अच्छी, अफगानिस्तान, अफ्रीकन स्टेट्स में हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ले रहे हैं सर्टिफिकेशन। मगर लेकिन अभी भी जिस प्रोडक्ट को, हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अपने कंट्री के नाम से उसको सेल नहीं करते। मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं जो सियालकोट में तैयार होती है, उनके ऊपर एम्बोस हुआ होता है मेड इन जर्मनी, मेड इन फ्रांस। आप अपनी कंट्री के नाम से करें, यू आर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपको किसी और कंट्री का जो है वो अगर आप इम्पोज कर देते हैं, तो डेफिनेटली फिर तो वो उसी नेम के साथ ही फ्लोट होगी इंटरनेशनल मार्केट्स में, और नाम जो आएगा वो उसी कंट्री का ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि हम अपना नाम जो है उस पर प्लेस नहीं कर सकते, और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि ज़ाहिर है उसको उस तरह से मार्केट नहीं मिलती, या उस तरह से हमारे पास वो सर्टिफिकेशंस नहीं है जैसे आपने कहा। लेकिन एक और इशू जो मैं समझता हूँ कि आपको लगता है कि हमारे जो कस्टम जो इश्यूज हैं हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर सबसे बड़ी हर्डल बने हुए हैं? देखें, अगर आपने फॉरेन ट्रेड करनी है, डेफिनेटली पहले तो आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही। अगर प्रोडक्शन हम करेंगे तो फिर ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ना। एक जो मैन्युफैक्चरर है, अगर उसको इतनी इतनी उसके पास मार्जिन होगा कि
उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी और उसको नजर आएगा कि मैं इस बिजनेस को ग्रो करूं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं, देखिए सबसे बड़ा एग्जैक्टली। इशूज का आता है, आपने जब ये सर्टिफिकेशंस लेनी होती है, इसके लिए आपको एरिया, इन्वायरमेंट, हर चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है। नो डाउट पाकिस्तान में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल एक आम मीडियम लेवल का जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए अभी भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट करने के बाद इतना अर्न कर पाता है कि नहीं पाता। मेन प्रॉब्लम ये है। और वो भी ना कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद उसको इतनी सिक्योरिटी मिलती है अपनी जो उसने आरओआई प्रॉब्लम ये है इंडिया के अंदर या चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फैसिलिटेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, उनके ऊपर टैक्स रिडक्शंस है। हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में ये पॉलिसीज नहीं है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव है और इंटरनेशनल मार्केट में आपने तो अपनी प्राइसिंग देखनी है। अब जैसा मेडिसिन में अगर आप देखें, अफ्रीकन स्टेट्स जितनी भी हैं उसमें मेजर शेयर मेडिसिन के अंदर इंडिया और चाइना का है। बिल्कुल ऐसे, जबकि हमारे पास भी वो सारी प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम उस प्राइस को बीट नहीं कर सकते जो वो लोग कर रहे हैं। कॉटन प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें गाज है, कॉटन रिलेटेड जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी हैं। लेकिन बात यह है कि उसको प्रमोट किया जाए गवर्नमेंट लेवल, उनको फैसिलिटेट किया जाए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाए, तो फिर हम बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। किस तरह की फैसिलिटेशन आप कर पा रहे हैं? आप एवरी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एट वन विंडो सोल्यूशन आप दे दें, ठीक है, इजीली उसको रजिस्टर करें, हैसल ना बनाएं उसके लिए, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करें, ठीक है, लेकिन टू अ लिमिट। उनको गाइडलाइंस दें, आप डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को गाइडलाइंस दें कि इस तरीके के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को, अपनी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी प्रोडक्ट्स, ये सारे मतलब इश्यूज रिजॉल्व करेंगे एक मैन्युफैक्चरर के लिए, तो डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन करंटली ये एक बहुत बड़ा इशू है कि लोकल, देखें अभी तो लोकल प्रोडक्शन करना मुश्किल हुआ है। एग्जैक्टली। और अगर आप हमारी लोकल प्राइसेस देखें तो आप इंटरनेशनल मार्केट में उसको किस तरह बीट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लोकल प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली लोकल नीड्स को हम मीट कर पाएंगे, क्योंकि लोकल डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जिसको मीट करने के लिए हमें जो है इंपोर्ट्स करनी पड़ रही है। बिल्कुल इसी तरह। और पहले तो इंपोर्ट्स अब ज़ाहिर वो ख़त्म हुई है, बहुत लिमिटेड लेवल पे इंपोर्ट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट भी जो है वो देखें ना, हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग उस चीज की सबसे अच्छी होती है जिसका रॉ मटेरियल आपको लोकली अवेलेबल है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम प्लास्टिक प्रोडक्ट में जाएंगे, जो कि मोस्टली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक एक मेजर आइटम है, तो उसके लिए हमें प्लास्टिक इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका डॉलर स्टेबल नहीं है तो आप उसकी प्राइसिंग किस तरह स्टेबल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। हमारे पास रॉ मटेरियल हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही है, कॉटन। उसकी भी अभी इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं है। लेकिन आप देख लें टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा क्यों सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करती है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल लोकल है। अब जब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के साथ एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप अपनी कंट्री में तो सेल कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन थोड़ा सा हटके सवाल है, क्या समझते हैं कि इस तरह के इंपोर्ट कंस्ट्रेंट्स लगाने की वजह से हमारे जो डॉलर की हाइक है वो रुक जाएगी, या थोड़ा सा हम उसको लिमिट कर सकते हैं? नहीं, आप किस तरह रोक सकते हैं? आप डॉलर को डॉलर जो है वो उस वक्त रोक सकते हैं जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री होगी। अगर आपके मुल्क में इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं, हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन इंपोर्ट रोक रहे हैं ना, ताकि डॉलर की जो इंपोर्ट आप रोकेंगे तो आप उसी सूरत रोकेंगे ना जब आपके पास उसका कोई अल्टरनेट होगा लोकली। अगर आपके पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आपकी वो मजबूरी है, आपने उसको इंपोर्ट करना है। अब देखें, मेडिसिन है, उसमें आपकी एक टैबलेट बनती है, वो जो मटेरियल है जिससे वो टैबलेट बनती है वो भी आपने इंपोर्ट करना है, उसका सॉल्ट भी आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है। दोनों चीजें इंपोर्ट करके आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं, फिर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा। आप एक्सपोर्ट तो उसको कर ही नहीं सकते। चलें, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है कि जितना भी हम टाइम स्पेंड करें वो कम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है, बड़े अच्छे आपने पॉइंट्स को जो है वो यहाँ पे एलैबोरेट किया है। हमारा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फिजिकल ग्राउंड्स के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, हर्डल्स आ रही हैं, उन हर्डल्स को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऑनलाइन की तरफ आए और लोकल ई कॉमर्स की तरफ ही एटलीस्ट आ जाए, ताकि वो जो है उनके जो हर्डल्स वो मीट करें, जैसे कि एनर्जी क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन में किसी हद तक मिटिगेट की जा सकती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है वो ऑनलाइन शॉप के लिए तो आपको पूरा स्टोर रन करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल ग्राउंड्स के ऊपर आपकी यूटिलिटीज़ भी बहुत कम हो जाती हैं, आपकी वेयर हाउसिंग भी बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस को यहाँ पे बैठ के प्रमोट कर रहे हैं।
और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो जितने भी फिजिकल ग्राउंड्स के ऊपर बिजनेस ओनर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं, वो उनको गाइड किया जाए कि वो किस तरह से ई कॉमर्स की तरफ आ सकते हैं, लोकल ई कॉमर्स, एंड देन लेटर ऑन वो जो है वो अगर उनकी प्रोडक्ट के अंदर इतनी जान है और हमारे एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट्स बहुत कम हो जाते हैं, लेटर ऑन गवर्नमेंट कोई ऐसे जो है वो कदम उठा लेती है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत से लोगों को रिलीफ मिलता है, तो डेफिनेटली फिर वो एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। और फिर एक्सपोर्ट में जाने के बाद अमेजोन, वॉलमार्ट, जो बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस हैं दुनिया के, वहाँ पे भी आप उस अपनी प्रोडक्ट्स को फ्लोट करके बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और आप अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स के अंदर कि आप किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हमारे साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।